चलिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक और टॉपिक के बारे में हम लोग आज डिस्कशंस करेंगे, और जो है अल्कोहल। बेसिकली यस, अल्कोहल अल्कोहल एक ड्रग की तरह ही कंसीडर किया जाता है। जैसे हम ड्रग की डेफिनेशन में हमें पता है कि ऐसी कोई भी चीज़ या कोई भी केमिकल है जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन को ऑल्ट्रेशन करता है, पैथोलॉजिकल स्टेट को ऑल्ट्रेशन करता है, तो इसे ड्रग कहा जाता है। तो अल्कोहल को भी एज ए ड्रग ही कंसिडर किया जाता है। अल्कोहल अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होता है। एक होता है मिथाइल अल्कोहल, जो बेसिकली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। इथिलीन ग्लाइकॉल जो होता है, इसके भी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। और फिर होता है एक तो दूसरा जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, दैट इज़ इथाइल अल्कोहल। जो इथाइल अल्कोहल है वो बेसिकली हम लोग बेवरेजेस में यूज़ करते हैं या फिर हार्ड ड्रिंक्स में यूज़ करते हैं। इसका कंसंट्रेशन भी अलग अलग होता है। आप मान लीजिए विस्की लेते हैं या टू द वोडका जिन, इसमें उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ऑन द अदर साइड बियर जैसी ड्रिंक्स होती है जिसमें उसका कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली लेस होता है। अल्कोहल बहुत ही यूनिक ड्रग के तौर पे लिया जाता है, और उससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी जुड़ी हुई होती है। ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी कॉमनली कंज्यूम किया जाता है। और इसका जो नेगेटिव साइड है या फिर डिसएडवांटेजियस साइड है, वो फार्माकोकाइनेटिकली बहुत कंसेप्चुअली जुड़ा है। तो अगर आपको इसके बारे में पता होगा तो दैट वुड बेनिफिट यू इवन इन जनरल टर्म एज वेल। देखते हैं, इसमें से काफ़ी सारे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में या फिर एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जाते हैं। कई बार लॉन्ग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी ये टॉपिक को निगलेक्ट ना करें कि छोटा है, निगलेक्ट कर देते हैं, नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो पहले डिस्कस करते हैं इथाइल अल्कोहल। जैसे मैं बात की, इसे इथेनॉल भी कहा जाता है। एज अ कंज्यूम किया जाता है वेराइटी, जैसे हमने बात की थी कि हार्ड ड्रिंक्स के तौर पे कंज्यूम किया जाता है यूजुअली, और अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल रहता है। तो ये काम करता है एज अ सीएनएस ड्रग काम करता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली सीएनएस सप्रेसेंट या फिर सीएनएस डिप्रेसेंट्स के तौर पे काम करता है। लेकिन जब भी हम इथाइल अल्कोहल लेते हैं, तब पहले अगर कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे, इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग लेते हैं क्वांटिटी बढ़ती है ब्लड में, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे ये काम करता है एज अ सी एन एस स्टिमुलेंट। क्यों एज अ सी एन एस स्टिमुलेंट? क्योंकि ये एज अ डिस इनहिबिटिंग प्रॉपर्टी क्रिएट करता है। मीन्स कि जो इनहिबिशन सेंटर है उसको बंद करता है, उसे कहते हैं डिस इनहिबिशन। तो थोड़ा एक्साइटेड स्टेट इनिशियली होता है, जिसमें आपने देखा होगा कई बार या फिर एक्सपीरियंस किया होगा कि जो अल्कोहल कंज्यूम करता है वो बहुत ही बातचीत करने लगता है, ज़्यादा रेस्टलेस होने लगता है, ज़्यादा पुरानी बातें बाहर आने लगती है। तो उसका जो स्पीच के ऊपर कंट्रोल है स्पेसिफिकली वो नहीं रहता है, क्योंकि डिसइनिबिशन होता है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हमसे कोई चीज़ पूछे तो नॉर्मल स्टेट में हमें पता है कि भाई ये बोलना है और ये नहीं बोलना है। उसको उस स्टेट पे क्या होता है कि जो क्या नहीं बोलना है उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो थोड़ा चला जाता है, और इस जिसे बोलते हैं डिस इनहिबिशन। और ये डिस इनहिबिशन की वजह से एक्चुअली क्या होगा कि पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा बोलने लगेगा, कुछ भी बोलने लगेगा। जैसे कॉमनली हम सुनते हैं, तू मेरा भाई है तो कुछ भी आप कहेंगे, वो पुरानी बातों को याद करने लगेगा, कुछ भी करने लगेगा। तो इनिशियल इन शॉर्ट एक्साइटेशन वाला एक स्टेट क्रिएट होता है। उसके बाद इवेंचुअली अगर कंसंट्रेशन बढ़ता है तो पेशेंट फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिप्रेशन स्टेट में जाता है। फिर हमें पता है कि पेशेंट काम हो जाता है थोड़े ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ने के बाद। और फिर हमें पता है कि क्या होता है कि धीरे धीरे उसको नींद आने लगती है, अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ गया तो। उससे भी ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ गया तो ज़्यादा फिर सीएनएस डिप्रेशन हो जाएगा, उसके ऊपर ध्यान नहीं रखा तो फिर क्या है कि ये मिक्स ऑर्डर में जाता है। अगर फार्माकोकाइनेटिक की बात करें, अगर कंसंट्रेशन और भी बढ़ गया तो फिर ये मिक्स ऑर्डर में जाता है। अब लीनियर नहीं जाएगा, अब जाएगा ऊपर, शूट अप होगा, और जिससे फिर पेशेंट पता भी नहीं चलेगा, सीवियर कोमा में भी जा सकता है, इवन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जुड़ी हुई है, बहुत ही पिक्यूलियर चीज़ है। तो इनिशियल एक्साइटेशन, इवेंचुअली डिप्रेशन, और फिर डिप्रेशन का स्टेट बढ़ता जाता है विथ इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। दूसरी चीज़ जुड़ी हुई होती है अल्कोहल के साथ, वो है डिपेंडेंस। बहुत ही कॉमन चीज़ है एंड इट्स एक्सट्रीमली कॉमन इन 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 आवर कंट्री। अल्कोहल ने काफ़ी सारे घर बर्बाद किए हैं, और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है ये है डिपेंडेंस।
इससे साइकोलॉजिकल और फिज़िकल डिपेंडेंस दोनों होता है। डिपेंडेंस में अगर ब्रीफली आपको बात करूँ तो एक ऐसा स्टेट हो जाता है कि जिसके ऊपर या फिर वो सब्सटेंस के ऊपर जो पेशेंट है वो डिपेंडेंट हो जाता है। अब जब भी आप छोड़ने का ट्राई करोगे तो कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसे विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। तो इनिशियल स्टेज में वो लाइट होता है, कम होता है, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है जब भी छोड़ने चाहता है तो पेशेंट। लेकिन और भी इंटेंसिटी बढ़ता है तो फिर फिज़िकल डिपेंडेंस की तरफ जाता है। और फिज़िकल डिपेंडेंस में अगर छोड़ा तो बॉडी बहुत ही रिएक्ट करेगी, ट्रिमेंडस विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, ऑपोजिट ऑफ द जो मेन सब्सटेंस क्रिएट करता है उससे ऑपोजिट होते हैं। जैसे यहाँ पे सीएनएस डिप्रेशन होता है तो अगर सडनली बंद करेंगे तो ट्रिमेंडस एक्साइटेशन होगा, पेशेंट बहुत ही रेस्टलेस हो जाएगा, सिवियर इरिटेबल हो जाएगा, उतने स्टेज पे चला जाता है कि क्राइम भी कर लेता है वो सब्सटेंस के लिए, ठीक है, क्योंकि ट्रिमेंडस एक्साइटेशन होता है, ट्रिमेंडस क्रेविंग होता है, घर में मारना, काफ़ी सारे रिलेशन टूटना, इवन क्राइम कमिट करना। तो काफ़ी सारे घर टूटे हैं ये अल्कोहल के डिपेंडेंस की वजह से। सो इसीलिए अल्कोहल को बहुत ही आपको ध्यान से यूज़ करने वाला सब्सटेंस है, ये चीज़ जुड़ी हुई है। फिर हमने जैसे बात की कि अल्कोहल ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है। जैसे हमने बात की कि इनिशियली जैसे 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 कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बढ़ता है तो प्रॉब्लम नहीं है, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है। मीन्स कि थोड़ा 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 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, उसके हिसाब से एक्सक्रीशन भी बढ़ता है। लेकिन अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो गया, धीरे आपको पता नहीं चला, तो फिर वो क्या होता है कि अब जो कॉन्सेंट्रेशन है वो शूटअप करने लगता है। क्यों? क्योंकि अब जो सेचुरेशन काइनेटिक फॉलो करने लगे, मेटाबोलाइट एंजाइम्स हैं वो सेचुरेट हो जाएंगे। तो जो रेट से इनटेक हो रहा है वो रेट से अब एक्सक्रीट नहीं होगा, और जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, सडन शूटअप होगा, और उस स्टेज के अंदर फिर हायर कॉन्सेंट्रेशन में टॉक्सिसिटी या फिर टॉक्सिक सिम्टम्स होते हैं, जिससे इवेंचुअली पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी हो सकता है। तो ऐसी कुछ ड्रग्स हैं जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती हैं। उसमें वॉरफेरिन हो गई, थियोफाइलिन हो गई, फेनिटॉइन हो गई, लिथियम भी है एक ड्रग्स शायद। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करती हैं। दूसरी बात, अगर एक्यूट इंजेक्शन किया जाए, ठीक है, एक्यूट सडनली ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ले लिया, लार्ज क्वांटिटीज़ में ले लिया, तो ब्लड प्रेशर पे भी इफ़ेक्ट करती है, ब्लड प्रेशर पेशेंट का फॉल करता है। लेकिन अगर क्रोनिक अल्कोहलिज्म है, बहुत लंबे टाइम से अल्कोहलिज्म होता है, तो क्या होता है, जिससे हाइपरटेंशन और डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी भी हो सकता है। तो इसीलिए मॉडरेट कंजम्पशन रखना है, क्वांटिटी बहुत ही मॉडरेट होनी चाहिए। 50 to 100 ml ऑफ विस्की ऐसा कहते हैं। वो लेने से HDL का कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और LDL कोलेस्ट्रॉल डाउन होता है, और कोरोनरी आर्टरी का रिस्क भी कम होता है। ऐसे स्टडीज़ हैं। लेकिन ऑल इन ऑल नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स से ज़्यादा होने की वजह से कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको रिकमेंड नहीं करेगा कि आप कंजप्शन लें, क्योंकि कब आप डिपेंडेंस वाले स्टेट में चले जाओगे वो पता नहीं चलेगा आपको। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि रिवॉर्डिंग इफेक्ट इतना अच्छा होता है कि पेशेंट हैबिचुएट हो जाता है और धीरे 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 उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि आप ना ही ले या फिर ओकेजनल कंजप्शन ही करें। इथेनॉल का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, अगर इसके ऊपर हम लोग ध्यान रखें तो उसके ऊपर से आपको काफ़ी सारे उसके जो एंटागोनिस्ट हैं वो क्लियर होंगे, इफ़ेक्ट्स क्लियर होंगे। तो जब भी हम अल्कोहल लेते हैं या फिर इथेनॉल लेते हैं तो वो अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस नाम का एक एंजाइम होता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस नाम का एंजाइम होता है। वो ये क्योंकि इनिशियल स्टेज में ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस नाम का एक एंजाइम होता है जिससे ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, दैट इज़ एसिटाल्डिहाइड। एंड इवेंचुअली जो एसिटाल्डिहाइड है वो एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस नाम का जो एंजाइम है, जो अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस नाम का जो एंजाइम है, जिससे वो एसिटेट के अंदर कन्वर्ट होता है, और फिर एसिटेट का मेटाबॉलिज्म होता है आगे। अब यहाँ पे ये जो अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस है, ये एंजाइम को इनहिबिट करती है एक ड्रग जिसका नाम है डाइसल्फीराम। कई जगह पे हमने एंटी माइक्रोबियल्स में भी ऐसा बात किया था कि डाइसल्फीराम लाइक रिएक्शंस हैं। तो आपको अब पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डाइसल्फीराम। तो डाइसल्फीराम एक ऐसी ड्रग्स है कि जो अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस नाम के एंजाइम को बंद करती है, और जिसकी वजह से एसिटाल्डिहाइड का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ता है। अगर एसिटाल्डिहाइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक प्रकार के नेगेटिव सिम्टम्स बॉडी के अंदर क्रिएट होते हैं, डिस्फोरिक सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, पेशेंट को बहुत
डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, वॉमिटिंग होती है, ट्रिमेंडस नौजिया होता है, कई बार तो इतने हद तक वॉमिटिंग होती है कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी इवन करना पड़ता है। ठीक है, सो बिल्कुल भी अच्छे सिम्टम्स नहीं क्रिएट होते हैं, तो जिसे बोलते हैं डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस। तो ऐसी डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन ऑब्वियसली डाइसल्फिराम नामक ड्रग के साथ होती है, या फिर और भी ड्रग से होती हैं अगर उनको अल्कोहल साथ के साथ कंज्यूम किया जाए। अगर पेशेंट अल्कोहल ले रहा है और साथ में उसे मेट्रोनिडाजोल जैसी ड्रग प्रिस्क्राइब कर दी जाए, जैसे हमने बात की कि मेट्रोनिडाजोल जैसी ड्रग आप प्रिस्क्राइब कर दी जाए, या फिर कुछ जैसे हमें पता है कि सिफोटिटान, सिफोक्सिटिन ऐसी कुछ मेडिकेशन है, सिफिलोस्पोरिन्स ग्रुप की कुछ मेडिकेशन है, अगर उनके साथ दिया जाए तो उनसे आप डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बात की थी कि सीवियर डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स क्रिएट होते हैं, जैसे फ्लशिंग होना, ट्रिमेंडस हेडेक या फिर वॉमिटिंग होना, इवन विजुअल डिस्टर्बेंस एंड मेंटल कन्फ्यूजन होना इनटेक के साथ। कुछ दवाइयों का बात करते हैं जो हम बात कर रहे थे, कौन कौन सी ड्रग से डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस क्रिएट होता है, आपको कई बार एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकते हैं। तो क्लोरप्रोपामाइड एक ड्रग है जो वैसे अभी यूज़ नहीं होती है, बहुत कम यूज़ होती है। दैट इज़ फर्स्ट जनरेशन एंटी डायबिटिक ड्रग के तौर पे यूज़ होती थी। सिफोपेराजोन काफ़ी यूज़ होती है, सिफोमेंडोल यूज़ होती है, सिफिलोस्पोरिन ग्रुप के, मोक्सालेक्टम ये ग्रुप की ड्रग यूज़ होती है, मेट्रोनिडाजोल बहुत ही कॉमन, ग्रिजोफल्विन जैसे एंटी फंगल ड्रग है। तो अगर इन ड्रग्स के को अल्कोहल के साथ अगर दिया जाए तो उनसे डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शंस हो सकती है। तो ऑलवेज़ आप हिस्ट्री पूछे, अगर पेशेंट ने अल्कोहल लिया है तो ये ड्रग का यूज़ अवॉइड करें। क्रोनिक अल्कोहलिज्म से क्या होता है, अगर पेशेंट क्रोनिक अल्कोहलिज्म लेता है तो फार्माकोकाइनेटिकली भी चेंजेस होते हैं, जिससे माइक्रोसोमल एंजाइम का इंडक्शन होता है, जो लीवर एंजाइम्स हैं वो इंड्यूस हो जाते हैं। और अगर पेशेंट क्रोनिक अल्कोहलिक है और मान लीजिए उसके साथ आप सिंपल पैरासीटामोल देते हैं, जिसे एसिटामिनोफेन इसका केमिकल नेम है, अगर वो देते हैं तो भी क्या होता है कि उसका एक जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट है वो जनरेट होता है और वो डिटॉक्सीफाई नहीं हो पाता, क्योंकि क्रोनिक अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट में वो डिटॉक्सीफाई नहीं हो पाता। और ये जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट है एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनोनामाइन, उसका जनरेशन होने की वजह से लीवर डैमेज होता है। तो इसीलिए जो अल्कोहलिक ट्रिमेंडस पेशेंट है उसमें सिंपल पैरासीटामोल भी देना खतरनाक हो सकता है, लीवर डैमेज कर सकता है। इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इन डायबिटिक पेशेंट अल्कोहल के साथ। जैसे हमने बात की कि सडन अल्कोहल इंजेक्शन करते हैं तो जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है, कई बार हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है स्पेशली डायबिटिक वाले पेशेंट्स में। तो जब भी पेशेंट्स को इंसुलिन चल रहा है या फिर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक स्पेशली चल रहे हैं, तो सडन अल्कोहल लार्ज क्वांटिटी में इंटेक करने से कई बार यह हाइपोग्लाइसेमिया भी इंटेंसिफाई होता है। चलिए अब बात करते हैं अल्कोहल डिपेंडेंस के ऊपर। तो जैसे हमने बात की थी कि एक्सट्रीमली कॉमन है हमारे यहाँ अल्कोहल डिपेंडेंस, एक्सट्रीमली लोअर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो होते हैं वहाँ पे अल्कोहल काफ़ी यूज़ किया जाता है और जिसकी वजह से पेशेंट डिपेंडेंस में चला जाता है। तो हमारा यहाँ पे मेजर एम ये रहता है कि कई बार पेशेंट ट्राई करता है खुद से छोड़ने की, लेकिन विड्रॉल सिम्टम्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि फिर से वो किसी ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है और वो साइकिल चलता ही रहता है। तो हमारा मेन ये में है कि उसको जो विड्रॉल सिम्टम्स आ रहा है उसको हम कम से कम मिनिमाइज़ कर सकें, और फिर उसके बाद हम ट्राई कर सकें कि जो रिलैप्स हैं एडिक्शंस के वो ना आए। तो जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए फिर हमें सीएनएस डिप्रेशन ड्रग्स देनी पड़ेगी, जिसमें बेंजोडाइजेपिन्स आर द बेस्ट ड्रग्स हैं, और वो दें और धीरे 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 फिर उसको ग्रेजुअली विड्रॉ करें, जिसमें क्लोडाइजेपॉक्साइड, डायजेपाम जैसी ड्रग को यूज़ कर सकते हैं। और इवन ओपियोड एंटागोनिस्ट नालट्रेक्सोन, ओपियोड के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसमें नालट्रेक्सोन होता है, वो म्यू रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है, ये ड्रग भी अल्कोहल का क्रेविंग कम करती है। एकाम प्रोसेट नामक एक ड्रग है, वो जैसे जो स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स हैं एनएमडीए रिसेप्टर्स, उसको एंटागोनिस्टिकली काम करती हैं, तो ये भी एज ए सीएनएस डिप्रेसेंट ही यूज़ की जाती है। मेंटेनेंस थेरेपी में यूज़ की जाती है अल्कोहल एब्सिनेंस में। डाइसल्फिराम ऑब्वियसली जो पेशेंट्स बहुत ही साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट पेशेंट है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल डिपेंडेंस में ज़्यादा मत यूज़ कीजिए। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस अगर इनिशियल स्टेज है, वहाँ से अगर पेशेंट की इच्छा है, मन है, तो ये एक डाइसल्फिराम दे के उसको आप डिस्फोरिक सिम्टम्स क्रिएट करके फिर आप उसको विड्रॉ करवा सकते हैं।
और ड्रग्स यूज़ होती है जिसमें टोपिरामेट और ऑन्डानसेट्रॉन का भी यूज़ होता है। ये ड्रग भी कुछ ऐसी है। टोपिरामेट तो एज एन एंटी एपिलेप्टिक भी यूज़ होती है, ऑन्डानसेट्रॉन एज एन एंटी वॉमिटिंग ड्रग यूज़ होती है, लेकिन ये ड्रग भी अल्कोहल क्रेविंग कम करती है। और एक अल्कोहल की बात करते हैं तो इथाइल अल्कोहल में समझने का चीज़ इतना ही था, स्पेशली उसका फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल समझना ज़्यादा है। यूज़ में तो हमें पता ही है कि ये ड्रग्स यूज़ से ज़्यादा मिसयूज़ काफ़ी होती है, तो उसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। और कोई थेरापेटिक इंडिकेशन ऐसा है नहीं कि जिसमें अल्कोहल दी जाए, ऐसा तो कोई है नहीं, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल की बात करते हैं। एक थेरापेटिक इंडिकेशन है जो यहाँ पे आएगा स्पेशली, मिथाइल अल्कोहल या फिर जिसे मिथेनॉल कहा जाता है। ये भी अगेन पहले अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस नामक एंजाइम से मेटाबोलाइट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बनता है, फॉर्माल्डिहाइड बनता है। और फॉर्माल्डिहाइड में से बनता है फॉर्मिक एसिड विद द हेल्प ऑफ अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। और फॉर्मिक एसिड बनता है CO2 और H2 में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ फॉलिक एसिड और द फॉलिनिक एसिड की मदद से। तो यहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे अल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस का इनहिबिट करता था डाइसल्फिराम। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है वो है ड्रग्स के नाम है। एक है फोमेपिजोल, आप याद रखें इसे, फोमेपिजोल। फोमेपिजोल अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस नाम के एंजाइम को बंद करता है और जिससे मिथेनॉल का आगे का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। और दूसरी ड्रग है इथेनॉल खुद, ठीक है, हाँ आप सही देख रहे हैं, इथेनॉल खुद। अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि एक पेशेंट है जिसने काफ़ी सारा मिथेनॉल पी लिया है, आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, लट्ठा कांड आप हिंदी में सुनते होंगे काफ़ी सारे केसेस में। तो क्या करते हैं ये लोग कि एक्चुअली जो इथेनॉल होता है वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे कुछ एरियाज़ के अंदर ये लोग इथेनॉल में ये मिथेनॉल को मिक्स करते हैं, क्योंकि मिथेनॉल कंपैरेटिवली सस्ता पड़ता है। एक्चुअली लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ के पास ही अवेलेबल है, लेकिन किसी भी तरह से ये लोग डिराइव करते हैं इंडस्ट्रियल लोगों के पास से और इसको इथेनॉल के अंदर मिक्स कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इफ़ेक्ट बढ़ाने के लिए, जिसे लट्ठा बोलते हैं, और प्राइस कम करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि मिथेनॉल को इथेनॉल के अंदर मिक्स करते हैं या फिर मिथेनॉल को डाइल्यूट करके दे देते हैं। उनको पता नहीं है कि हाउ डेंजरस दिस ड्रग इज़। दिस इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस ड्रग। ये जो फॉर्मिक एसिड बनता है ना, बहुत डेंजरस होता है और इससे इवन आई डैमेज होता है, ब्लाइंडनेस भी हो जाता है पेशेंट का, ठीक है, मर जाता है। सो ये तो बहुत डेंजरस है मिथाइल अल्कोहल। सो अब जैसे मान लीजिए कि किसी पेशेंट ने मिथाइल अल्कोहल लिया है, उसका टॉक्सिसिटी है, तो उस केस में अगर आप उसको इथेनॉल देंगे, सिंपल इथाइल अल्कोहल देंगे, जो बियर वाला या विस्की वाला, अगर वो देंगे तो क्या होगा कि बॉडी जो मिथेनॉल का मेटाबॉलिज्म है वो डाइवर्ट कर देंगी इथेनॉल की तरफ। तो ये जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस है वो इसको मेटाबोलाइज करने में लगा देंगी, तो इसका जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट है फॉर्मिक एसिड वो कम बनेगा, और जिससे क्या है कि फिर हम लोग उसको मिथेनॉल का अब्जॉर्प्शन या फिर उसका जो इफेक्ट है टॉक्सिक इफेक्ट वो कम हो जाएगा। सो इसीलिए जैसे मैंने बात की थी कि इथेनॉल का एक इंडिकेशन है वो है मिथेनॉल पॉइजनिंग के अंदर। तो मिथेनॉल पॉइजनिंग में इथेनॉल यूज़ होता है और उसका एक एंटीडोट भी है, दैट इज़ फोमेपिजोल। तो फोमेपिजोल भी यूज़ किया जाता है, वो एज एन अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस बंद करता है मिथेनॉल का मेटाबॉलिज्म और जिससे उसके टॉक्सिक मेटाबोलाइट कम क्रिएट होते हैं। तो फॉर्मिक एसिड जमा होने की वजह से क्या होता है कि ऑब्वियसली एसिड है तो लैक्टिक एसिडोसिस होता है, ट्रिमेंडस एनायनिक कैप क्रिएट होती है और जिससे ब्लाइंडनेस और डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए ऑलवेज जो मिथाइल अल्कोहल की टॉक्सिसिटी वाले पेशेंट्स को जो पहली चीज़ की जाती है वो एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन के साथ उसको एक डार्क रूम में रखा जाता है। डार्क रूम में रखने से उसको क्या है कि जो ब्लाइंडनेस होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, ये डायरेक्ट रेटाइनल सिमुलेशन नहीं होता है, सो इसीलिए डार्क रूम में रखा जाता है। उससे फॉर्मिक एसिड स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी उसकी रेटाइनल डैमेज होती है जैसे हमने बात की, और जिससे ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। ट्रीटमेंट क्या करें तो सपोर्टिव मेजर करें, इसको गैस्ट्रिक लवाज दें जिससे हो सके उतना अल्कोहल हम लोग बाहर निकाल सकें, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो ऐसे जो मेनली एसिड कंसंट्रेशन बढ़ गया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट दे। जैसे हमने बात की कि फोमेपिजोल एज एन एंटीडोट अवेलेबल है, नहीं है तो इथेनॉल का यूज़ भी कर सकते हैं, और ये फॉलिक एसिड और फॉलिनिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये स्टेप पे यूज़ होता है। फॉलिक एसिड और फॉलिनिक एसिड यहाँ पे देते हैं तो जो फॉर्मिक एसिड है उसका क्विक मेटाबॉलिज्म होता है, फटाफट मेटाबॉलिज्म होता है इसके अंदर, तो इससे भी फॉर्मिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। हमारा मेन ये है कि फॉर्मिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए। और उसके बाद एक इथिनिल ग्लाइकोल करके फॉर्म है अल्कोहल का,
वो एज ए एक्चुअली सॉल्वेंट या फिर एंटी फ्रीज इंडस्ट्री में यूज़ होता है, लेकिन कई बार इसका भी कंजम्पशन के केसेस आए हुए हैं। इससे क्या होता है, ये तो किडनी को बहुत डैमेज करता है। सो किडनी को डैमेज करने से एसिडोसिस होता है और यूरिन में उसके ऑक्जेलेट क्रिस्टल बन के एक्सक्रीट होता है। तो अगेन फोमेपिजोल, इसकी भी ट्रीटमेंट में, इथेनॉल ग्लाइकोल का भी पॉइजनिंग हो गया तो उसकी भी ट्रीटमेंट में यूज़ आ सकता है। तो होपफुली आपको ये हमारा जो पूरा अल्कोहल के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ों वाला छोटा सा लेक्चर था वो पसंद आया होगा। और भी CNS वाले लेक्चर्स हमने बनाए हुए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखिए। फार्माकोलॉजी के सभी प्रैक्टिकल्स हैं, हमने एंटी माइक्रोबियल्स भी कवर किए हैं, ENS GP भी कवर किया है। धीरे धीरे हम लोग हर एक सिस्टम का सीरीज़ बना रहे हैं। हम अब ये CNS ख़त्म होने के बाद कार्डियोवैस्कुलर सीरीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ। पहले हमारा वीडियो देखिए, उसके बाद आप रीड करिए, तो आपका काफ़ी सारा काम कम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।